1994 में 2 सवाल आए और ये दोनों सवाल थोड़े से मुश्किल थे, यानी अब डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। आगे चलते हैं। 1995, क्या बात है, 1995 आ गया। 1995 का सवाल पकड़ते हैं फटाफट, देखते हैं क्या है। एक पत्थर को शून्य वेग से एक बिल्डिंग से छोड़ दिया गया और यह जमीन तक 4 सेकंड में पहुंच गया। ऊंचाई क्या है? क्या सवाल है यार, मतलब कितने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है। ए बी, मतलब हलवा, बिल्कुल हलवा खा लिया, बिल्कुल ठंडा हलवा 1994 वालों ने। हाँ ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? 20 मीटर, कर लो तुम, हल कर लो इसे। 40 मीटर और 80 मीटर और 160 मीटर। मतलब कोई पत्थर जो है जीरो वेलोसिटी से, शून्य वेग से जो है एक टावर की, एक बिल्डिंग की छत से छोड़ दिया गया। 4 सेकंड में ये ज़मीन पे आ गिरा। कुल कितनी ऊंचाई होगी? इसमें क्या करना है, देखो HUT नीचे की तरफ लगा दिया, हाफ GT², सब एक ही दिशा में है ना। तो H शून्य है, ये रहा शून्य, लो T कितना है 4, ये लग गया। अब यहाँ पे 0 हो ही गया, ये 1/2। G का मान क्या रखोगे बताओ? G का मान यहाँ पे 10 दे रखा है, 10 लगा दो, ये लो, कितना आ गया बताओ? 5, 16, 5, 80, ये लो। चलो 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 चलो, ये रहा। क्या बढ़िया सवाल है, मतलब मज़े आ गए। चलिए अब चलते हैं 1995 में फिर से। 1995 में फिर से अब कुछ समस्या खड़ी होगी। 1995 में एक सवाल तो बिल्कुल हलवा आ गया, दूसरा देखते हैं क्या है। उन्नीस सौ 95, एक वस्तु को सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक दिया गया जमीन से और ये अधिकतम ऊंचाई तक 20 मीटर की ऊंचाई तक 5 सेकंड में पहुंच गई। ठीक, कितने समय में जो है ये 5 सेकंड में 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। इट रीच द मैक्सिमम हाइट 20 मीटर इन 5 सेकंड। कितने समय के बाद इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई से कितने समय में ये ज़मीन पे गिरेगी। इसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो वस्तु जितना समय लेती है उतना ही समय नीचे गिरने में भी लेती है। इसका मतलब सीधा हो गया कि 1995 में बिल्कुल हलवा आया है मामला। मान लीजिए किसी बिल्डिंग से, किसी फर्श से कोई वस्तु धरातल से ऊपर की तरफ फेंक दें और ये यहाँ तक जाने में 5 सेकंड का समय ले। ठीक, तो यहाँ तक आने में कितना समय लेगी? 5 सेकंड। ये तो बात जाहिर सी है। ठीक, क्योंकि एक अचर त्वरण में आने और जाने का समय बराबर आ जाता है। समीकरणों में लगा के देखो तुम, यहाँ से लगा लो UT माइनस हाफ GT², उधर से हाफ GT² लगा दो, सेम आ जाएगा। ठीक, इसमें तो आपको 20 मीटर देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं कि कोई वस्तु किसी टावर की ऊंचाई तक 5 सेकंड में जाती है, बताओ कितनी देर में नीचे आएगी? तो 5 सेकंड में आएगी। तो उत्तर 5 सेकंड, काम खत्म। बड़ा आसान सवाल है। ठीक, ऑप्शन में 10 सेकंड है, इसलिए यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि अधिकतम ऊंचाई से जमीन तक आने का समय मांगा है। तो कहीं आप ऐसा ना कर दें कि 10 सेकंड पे टिक कर दें, क्योंकि 10 सेकंड क्या है? आने और जाने का समय है। वो कह रहा है अधिकतम ऊंचाई से बस आने का समय बता दो हमें, तो 5 ही सेकंड है, काम खत्म। ऑप्शन में है 2.5 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 25 सेकंड। यानी 1995 में मजा आ गया। एक सवाल और है 1995 में, कितना बढ़िया सवाल है। देखो 2 सवाल तो बिल्कुल आसान आ गए, मजा आ गया 1995 वालों का। एक और है, देखो क्या कहता है, देखो देखते हैं ये कैसा है। कहता है पानी की बूंदें एक निश्चित समय अंतराल के बाद गिरती हैं 5 मीटर ऊपर से, जमीन से 5 मीटर ऊपर से पानी की बूंदें। अब मान लीजिए ये हो गई जमीन, यानी ये हो गया पृथ्वी तल। ठीक, और ये कोई पानी की टंकी है, ये कोई पानी की टंकी है ऐसे, इससे पानी की बूंदें
गिर रही हैं और ये जो ऊंचाई है ये 5 मीटर है। और बूंदों के बीच में जो समय अंतराल है वो निश्चित है, मतलब टप 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 टप। ठीक है, चलो सवाल पूरा बता देता हूं आगे क्या है। कह रहा है तीसरी बूंद जब यहां से इसे छोड़ रही है, तीसरी बूंद, तो पहली जो बूंद है वो जमीन को टच कर रही है, पहली बूंद है जमीन को टच कर रही है। ठीक, हाउ फार अबव द ग्राउंड द सेकंड ड्रॉप, जमीन से कितने ऊपर दूसरी बूंद है, यानी ये दूसरी बूंद है वो जमीन से कितने ऊपर है। तो कुल मिला के चित्र दोबारा बना लिया जाए। क्या हो रहा है देखो, पहली बूंद यहाँ है, पहली यहाँ है, तीसरी यहाँ है और एक बीच में है। कह रहा ये जो ऊंचाई है ये बता दो बस तुम मुझे। ठीक, समय बराबर है। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का समय है वो टी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का समय कितना बनेगा, वो भी टी है। ठीक, जब तीसरी बूंद टैंकी से निकल रही है तो पहली बूंद यहाँ पहुँच रही है। तो समीकरण को यहीं से लगा दो, एक बार यहाँ तक एक बार यहाँ तक, बस हो जाएगा काम, ये आ जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक समीकरण लगाऊं तो कितना समय लगाऊंगा उसमें, 2t, और यहाँ से लेकर यहाँ तक समीकरण लगाऊं तो कितना समय लगाऊंगा, t। t वाले में से 2t वाले में से t वाला घटा दूंगा तो ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, और जो पूरा समय है, जो पूरी ऊंचाई है, पूरा समय कह रहा हूँ, ये 5 मीटर है। ठीक, तो पूरा समय लगा देता हूँ, हाफ g2t का स्क्वायर इक्वल टू 5। यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा दिया मैंने। ठीक, ऑप्शन देता हूँ, तुम हल करो फटाफट, ऑप्शन देता हूँ, तुम इसे हल कर लो, मैं ऑप्शन देता हूँ। समझ गए तुम इशारा कि मुझे क्या करना है, बता दिया मैंने, लगाओ, मैं ऑप्शन देता हूँ। देखो 1.25, 2.50, 3.75, 1.25 ये मीटर में है, 2.50, 3.75, 5 मीटर, ये सब जो है मीटर में है ऐसे। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक समीकरण लगा, ये रहा। अब ये समीकरण लगा, ये वाला, इसे क्या मान लूँ, h डैश। ठीक, मुझे क्या चाहिए, 5 माइनस h डैश, मुझे ये चाहिए h। तो h कितना हो गया, 5 माइनस h डैश, ये मुझे चाहिए। ठीक, तो यानी इसमें से ये घटा दूँ, इसमें से ये घटा दूँ, सीधा उत्तर नहीं हो जाएगा। तो पहले यहाँ से मैं t निकाल लेता हूँ, बताओ कितना t आएगा। ये जो देखो हाफ g है, ये 5 है, ये गया, 2t 1 आ गया, t आ गया 1/2, कितना समय आ गया, 1/2। ठीक, 1/2 यहाँ लगाऊंगा मैं, तो ये कितना आ जाएगा h डैश, बताओ, 1/2 यहाँ लगाऊंगा तो कितना आएगा ये h डैश। 1/2 लगाया, 1/4 हो गया, 5/4 हो गया, h डैश आ गया 1.25। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1.25, ये आ गया 3.75। ठीक, तो उत्तर कौन सा हो गया, 3.75। क्लियर कर लो, समझ लो चीज़ को। पहले समीकरण कहाँ से कहाँ तक लगा, यहाँ तक, फिर मैंने लगा दिया यहाँ तक। ठीक, जब मैंने समीकरण यहाँ तक लगाया उसमें से t निकाल लिया मैंने, और 2t मान लिया समय, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना मान लिया, 2t, क्योंकि हर बूंद t इंटरवल के बाद छूटती है। तो 2 बूंद के बीच का समय क्या हो गया, t हो गया। तो पहली बूंद छूट रही है, मतलब तीसरी बूंद छूट रही है, पहली पहुँच गई, तो बीच में कितने समय है, 2 समय है। तो कुल समय कितना, 2t, ये समय कितना, t। तो कुल समय कितना लगाया इक्वेशन में, 2t, और कुल ऊंचाई कितनी लगा दी, 5 मीटर, तो t आ गया 1/2। तो पता लगाया कि 1/2 में ये ऊपर वाली जो बूंद है ये कितना गिरी होगी नीचे, ये जो दूसरे नंबर पे आ रखी है ये कितनी गिरी होगी, तो पता लगा लिया यहाँ से h डैश। ठीक, ये वाली जो है ये गिर गई 1.25, और कुल कितनी है, 5, तो इसका मतलब नीचे से कितने पे है ये बूंद, तो 5 में से घटा दिया, 3.75। ठीक, ये जो समीकरण है ऊंचाई से हाफ जी टी स्क्वायर, ये बार बार लग रहा है, हम देख रहे हैं कि ये समीकरण 2 बार लग रहा है।
यहाँ से यहाँ तक का समय कुछ होता है, नीचे समय कुछ होता है। इस तरीके से इक्वेशन को ये 2-2 बार लग रहा है। अब तक ये 3 या 4 सवालों में लग चुका है। तो इस पर स्टडी करें, हाफ ड्यूटी स्क्वायर को अलग अलग टाइम पे कैसे लगाया जा रहा है। चलिए पक्का हो गया, ये आगे भी लगेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि 1995 में 1, 2, 3, 4 एक सवाल और है। अभी 1995 में एक सवाल और है, देखो क्या कहते हैं। 3 विभिन्न वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m1, m2, m3 हैं, छोड़ दिए गए मुक्त रूप से एक ही बिंदु से अलग अलग रास्तों से, जो रास्ते घर्षण रहित हैं, तो सभी की चाल जब ये ज़मीन पर पहुंचते हैं किस अनुपात में होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया, एकदम मज़ा आ जाएगा। 1, 2, 3। ये सवाल है कक्षा 9 का। आप हैरानी में आ जाएंगे, ये सवाल कक्षा 9 का है, NCERT। ठीक, एक को यहाँ से छोड़ा m1, एक को यहाँ से छोड़ा m2, एक को यहाँ से छोड़ा m3। ये सब इस रास्तों से आ रहे हैं। ठीक, कह रहा है यहाँ पर जो इनकी चाल होगी, पहले वाले की चाल क्या मान लूँ, v1, दूसरे वाले की चाल क्या मान लूँ, v2, तीसरे वाले की चाल क्या मान लूँ, v3। कहता है इन चालों में क्या अनुपात होगा। ठीक, ऑप्शन क्या क्या हैं बताओ, अपना फंडा लगाओ। A, B, C, D। m1 अनुपात m2 अनुपात m3, ये पहला ऑप्शन है। m1 अनुपात 2m2 अनुपात 3m3, ये तीसरा ऑप्शन है। 1 अनुपात 1 अनुपात 1, 1, 1, 1। अगला अनुपात है 1/m1 अनुपात 1/m2 अनुपात 1/m3। ठीक, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा है वो ज़्यादा या वो कम चाल से आएगा। ऐसा तो नहीं है जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा है वो कम चाल से आएगा, कहीं ये तो उत्तर नहीं है। क्या चाल द्रव्यमान के समानुपाती है, ये तो उत्तर नहीं है। ठीक, क्या उनमें कोई संबंध हो सकता है। क्या चाल द्रव्यमान से मुक्त है, जी हाँ, चाल द्रव्यमान से मुक्त है, एक ही वस्तु पर। ठीक, जो बल लगे हैं वो भी द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। कैसे, कौन से बल लगे हैं, गुरुत्वीय त्वरण के बल लगे हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण अचर लगा है सब पे। ठीक, और गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा है नीचे की तरफ वो g है। ठीक, तो यहाँ के चाल को अगर u मान लो और वहाँ की चाल v मान लो और इस समीकरण में लगा के देखूँ v² = u² + 2gh, तो मैं देख रहा हूँ कि सभी की ऊंचाई समान है, एक ही बिंदु से छोड़ा गया, और सभी पर नीचे की तरफ त्वरण समान है, विस्थापन की दिशा में त्वरण सब पे समान है, तो इसका मतलब चाल सबकी समान होगी। इस समीकरण में कहीं द्रव्यमान नहीं है। समझ गए बात को। ठीक, अब बात पक्की हो गई, लो। ठीक, वैसे हम इसे कार्य, ऊर्जा और शक्ति में भी समझते हैं कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य सब पे बराबर है, घर्षण तो है नहीं, इसका मतलब सबकी चाल समान है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में हम इसे पढ़ते हैं बार बार। चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। 1995 में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1995 में 4 सवाल आ गए हैं। चलिए आगे बढ़िए। 1995 के बाद आ गए 1996। क्या सवाल आया है देखते हैं, बताता हूँ आपको क्या सवाल आया। 1996 में एक गेंद को सीधा ऊपर की तरफ फेंक दिया गया 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। 2 सेकंड के बाद जो वेग है वो कितना होगा, सिर्फ 2 सेकंड के बाद। ऑप्शन दे रहा है A, B, C, D। 15, 20, 25, 28। 15, 20, 25, 28। ज़रा बताओ, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड
मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। किसी गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका और यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड पे जो वेग है वो कितना होगा, u माइनस जी टी। सीधा लगा दिया यार, 40 माइनस 20, यह आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि जी का मान बता रहा है 10। उत्तर। तो क्या तुम आज की दुनिया में ये उम्मीद कर सकते हो कि यार इतना सीधा सवाल? लेकिन ये होता है, कुछ सवाल इतने आसान होते हैं कि हमें देख के अजीब लगता है, यार इतना आसान सवाल नीट में कैसे आ सकता है, यार ये सवाल में कुछ गड़बड़ है। हम बार बार उसे पढ़ के देखते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ सवाल एकदम सीधे होते हैं, कुछ नहीं करना होता, उसमें इक्वेशन लगाओ, डन करो उसको। ठीक, मतलब वो ये देखना चाहते हैं कंपटीशन में कि इस बंदे का दिमाग कितना श्योर है, ये बंदा कितना श्योर है, कितना निश्चिंत है इस बात को लेकर के कि नहीं यही है। तो ये सवाल ऐसा है जो चेक करता है कि हमारे दिमाग की निश्चितता क्या है, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ आवर माइंड, हाउ मच द आवर माइंड इज डेफिनेट, हमारा माइंड कितना निश्चिंत है और निश्चित है, निश्चित भी है और निश्चिंत भी है कि यही होगा। तो ये सवाल आसान आज भी होते हैं कुछ पेपर में, जो हमें परेशानी में डाल देते हैं कि यार इतना आसान सवाल कैसे आ गया, ये तो पेपर तो बड़ा मुश्किल होता है। खैर आगे बढ़िए। 1996 डन। उन्नीस सौ 97 क्या कहते हैं 97 में? कहते हैं एक कण की मैं आपको स्थिति देता हूं, एक कण की मैं आपको स्थिति देता हूं, x बराबर, चिंता मत करना, AT स्क्वायर BT क्यूब, मैं ये स्थिति देता हूं आपको। ठीक, कहता है किस समय पर कण का त्वरण शून्य होगा, किस समय पर t क्या होगा जब कण का त्वरण शून्य हो, और मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं A B C। फटाफट चेक करो, फटाफट चेक करो, आंसर करो, फटाफट इसको हल करो, जल्दी जल्दी जल्दी। कहता है 0, ऐसा टाइम 0 होगा भाई। कहता है A/3B होगा जी, 2A/3B होगा जी। एक कहता है A/B होगा भाई साहब, चलो ये होगा पक्का, बताओ इनमें से कौन सा ठीक है। तो ऐसे तो दिखेगा नहीं सीधे सीधे, क्या करें, फटाफट फटाफट अवकलन करें, वेग पता करते हैं, वेग कितना होगा, dx/dt कितना हो गया, 2AT माइनस 3BT स्क्वायर, ये हो गया वेग। तुरंत पता करते हैं, एक बार और अवकलन कर देते हैं, dv/dt हो गया बस काम, ये लो 2A माइनस 6BT, ये 0 है तो t हो गया 2A/6B, उत्तर आ गया A/3B, ये रहा उत्तर। ठीक, ये लो, तुरंत शून्य डाल दिया, समय निकल के बाहर आ गया। यानी अवकलन करने पर आधारित सवाल, कब त्वरण शून्य है तब वेग बताओ, कब वेग शून्य है कब त्वरण बताओ, इस तरह के सवाल आ रहे हैं, ये अभी भी आ रहे हैं, जो शर्तों पर आधारित हैं। ठीक, डन। 97 ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्तानवे के बाद फिर 97, मुबारक हो, फिर 97, 2 सवाल हैं। 1997, ये लो। कहता है एक कार विराम अवस्था से एक त्वरण से, एक समान त्वरण से 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ जाती है, 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शन दे रहा है, A, B, C, D। ऑप्शन है 2880 मीटर, और एक है 1440 मीटर, एक है 400 मीटर, एक है 20 मीटर। क्या कह रहा है?
एक कार विराम अवस्था से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पकड़ जाती है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी अचर त्वरण से चलती है और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पकड़ जाती है 20 सेकंड में, कितनी दूरी तय करेगी? समीकरण कौन कौन से हैं देखो, पता लगाओ। देखो एक समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस 80, एक समीकरण कितना है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, एक समीकरण है s ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तीन समीकरण हैं जो अचर त्वरण पर लागू होते हैं। ठीक, अब यहाँ इसे लगाऊं अगर मैं, कितनी 144 को बना लेता हूँ 5/18 करके मीटर प्रति सेकंड में, और ये समय हुआ है 20 सेकंड में। तो ए का मान आ गया 18 8 144, 8 5 40, ए का मान आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया, यहाँ लगा देता हूँ। लो कितनी चाल पकड़ी है इसने यहाँ पे 144 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल पकड़ी है। ठीक, और एस मुझे बताना है, ए मेरे पास आ गया, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। यहाँ लगा दूंगा तो यहाँ से भी आ जाएगा, ए का मान आ गया देखो। तो यहीं से लगा दूँ, मान लो एस इक्वल टू 1/2, ए का मान 2, समय है 20 सेकंड। ये लो 20 का स्क्वायर हो गया, ये लो ये कट गया, 400 मीटर आ गया। ये लो है कहीं, ये रहा। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे जहाँ से चाहे लगा दो, त्वरण आ गया, उत्तर आ गया। तीनों समीकरणों में किसी में फिट कर दो फटाक से। ठीक, तो ये भी 1997 में आया, बिल्कुल बढ़िया सवाल एकदम, जिसे देख के ये भरोसा नहीं होता कि ये नीट का सवाल है या AIPMT का सवाल है। $1998, शाबाश। एक कार एक चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक मारकर 2 मीटर की दूरी पर इसको रोका जा सकता है। कार चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और इसको रोका जा सकता है 2 मीटर की दूरी पर ब्रेक मारकर। तो ब्रेक कितना होगा वो सोचना पड़ेगा। ठीक, कहता है अगर यही कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो तो कितनी दूरी पर जाकर हम इसको रोक सकते हैं। कार में जो ब्रेक है वो वही है, उसी कार वाला ब्रेक है, यानी जो त्वरण लगेगा, जो मंदम लगेगा वो वही है। तो पहले केस में क्या है, ये कार पहले केस में चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और हम इसको v बराबर 0 पे ला सकते हैं 2 मीटर की दूरी पर। ठीक, अब यही कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, हम इसको v बराबर 0 पे ला सकते हैं कितनी दूरी पर। सवाल समझ में आ गया होगा, जिसमें त्वरण क्या है, ए है जो अचर है। ऑप्शन देता हूँ, फटाफट हल कर लो भाई, हल कर लो। A B C D, पहला उत्तर है 8 मीटर, दूसरा उत्तर है 2 मीटर पे ही चल जाएगा काम, कोई चिंता नहीं। ये 4 मीटर डबल होगा, एक है 6 मीटर, बताओ। ठीक, तो अगर देखा जाए दूरी, त्वरण और चाल के बीच समीकरण अगर देखा जाए तो ये होता है समीकरण। ये होता है समीकरण। तो दोनों ही केस में अंतिम चाल शून्य है, तो इसका मतलब समीकरण ये हो गया u1 2as1 u1 स्क्वायर प्लस 2as1, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई u2 स्क्वायर प्लस 2as2, ये दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक, और ये बराबर किसके आ रही हैं, ये हो रहा है 0 के बराबर दोनों। अगर इन समीकरण को लगा दें तो 0 हो रहा है ये, क्योंकि दोनों पे। तो यहाँ अगर मैं समीकरण लगाता हूँ तो समीकरण कैसे लगेगा मेरा, 0 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर और
प्लस 2a 2 मीटर। यहाँ मेरा ये समीकरण लगेगा देखो। और अगर इस समीकरण को यहाँ लगाता हूँ 0 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर प्लस 2as यहाँ लगेगा ये, ठीक ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये चाल 2 गुना कर दूं तो इसका स्क्वायर है, ये मामला 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ से मैं एक बात बता सकता हूँ आपको कि 40 2a2 80 2as। अरे इधर 0 है तो क्या करें हम, क्या करें यहाँ से a का मान निकाल के इसमें डाल दें, सीधा आ जाएगा आंसर आपका। चलिए निकाल लेता हूँ a का मान सीधे सीधे, ठीक। a का मान कितना आया 40 का स्क्वायर बटे 4 हो गया माइनस में, ये आ गया लो, ठीक ऐसे। अब 40 का स्क्वायर है ये, 4 गुना 40 का स्क्वायर है ये, ठीक। और ये जो है 4 है, ये कट गया, ये 2 आ गया, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो एस का मान कितना आ गया, एस का मान आ गया 8 मीटर। हल कर लो, वैल्यू लगा लो, सीधे 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 मान मिल जाएगा आपको। 40 का स्क्वायर बटे 4 है, 2 आ गया, 4 दूनी 8 आ जाएगा, सीधा एस, ठीक। अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, अगर ऐसा किसी प्रश्न में हो रहा हो तो क्या करते हैं, u स्क्वायर 2s, ये नंबर कांस्टेंट है क्योंकि ये चीज़ जो है शून्य है, तो इसका मतलब हो गया u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 2as, a कांस्टेंट है तो u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s, ये समीकरण लगेगी लो, ठीक। अब देखो अगर चाल डबल कर दी गई, ठीक, तो दूरी 4 गुना हो जाएगी ब्रेक मारने वाली, ब्रेक वही है। तो पहली दूरी कितनी है 2 मीटर, बाद की दूरी कितनी होगी 8 मीटर, ठीक। यानी यदि किसी वस्तु को कि चाल अगर 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी वह दूरी जिस पर जाके वो रुकेगी उसी ब्रेक से वो 4 गुना हो जाएगी। तो समीकरण ये पकड़ लें, u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s अचर त्वरण में। मान लीजिए किसी वस्तु की चाल 3 गुना कर दी जाए प्रारंभिक चाल और ब्रेक मारें तो दूरी कितनी हो जाएगी, इसको 3 गुना कर दूं तो दूरी हो जाएगी ब्रेक मारने के बाद जिस पे अंतिम चाल शून्य होगी वो हो जाएगी 9 गुना। यानी अगर इसको 40 के बजाय 80 कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो ये 2 के बजाय 8 हो गया। अगर इसे 40 के बजाय 120 कर दूं तो ये 9 गुना हो जाएगा, 18 मीटर पे जाके कार रुकेगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये चीज़ काम करेगी, ठीक। u स्क्वायर समानुपाती s विस्थापन या दूरी जो भी कहें, बात समझ में आ गई। 1998 में ये अच्छा सवाल था। अब सीधे पहुंच गए हम 2000 में। 1999 में सवाल नहीं है, 1999 में सरल रेखा में गति से सवाल नहीं है, समतल में गति से होगा, क्योंकि समतल में गति और गति हम मिला के कर रहे हैं तो धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो पहला लिया हमने सरल रेखा में गति, आगे हम बढ़ जाएंगे सरल समतल में गति। तो यहाँ 1999 में कोई सवाल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे, ठीक। चलिए देखते हैं। अब आया 2000 का सवाल, 26 नंबर का सवाल है इस किताब के अनुसार देखें तो 2000। ये लो, क्या कहता है इस सवाल में, एक कण का एक सीधी रेखा में हम विस्थापन दे देंगे आपको, ठीक। 1 सेकंड पर कण का त्वरण बता दीजिए। तो मैं पहले विस्थापन देता हूं आपको, समय पर आधारित विस्थापन है 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 5 t बराबर 1 सेकंड पर a का मान बताइए। ऑप्शन दे देता हूँ फटाफट यार, ये तो आप लोग करो यार, इसमें तो मतलब कुछ करना नहीं है, टेंशन नहीं है इसमें तो कोई, ये तो सीधा है मामला। a b, फटाफट इसका अवकलन करो 2 बार, इसका 2 बार अवकलन करो, त्वरण निकालो, त्वरण निकाल के डाल के बताओ फटाफट।
ऑप्शन दे रहा हूँ, फटाफट देखो लो, कर दो सॉल्व, मेरे लिखते ही लिखते कर दो जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। 18, 32, 29, 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हल कर दिया होगा तुम लोगों ने ये, फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन है, फटाफट चेक करो, चेक कर लो फटाफट। ये रहा देखो, बताओ कौन सा है। ए बोलो, बी आ गया, ओके हो गया होगा, ओके मिला लेते हैं फटाफट, चलिए वेग बना देते हैं। पहला अवकलन करते हैं, 3 तिया 9 टी स्क्वायर, दूसरा अवकलन 14 टी, तीसरा अवकलन 14, फिर से एक अवकलन कर देते हैं 18 टी 14, टी का मान रख देते हैं 18 प्लस 14, कितना हो रहा है 32। ये लो, बिल्कुल सीधा सवाल है, अवकलन पर आधारित सवाल है, ठीक, डन। तो हम देख रहे हैं कि अवकलन पर आधारित सवाल घूम फिर के आ रहा है, हर 2 साल में 3 साल में अवकलन पर सवाल आ रहा है। के बाद 2000 के बाद अब पहुंचे 2001। में क्या सवाल पूछा गया है, एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया और यह अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा। सेम कंसेप्ट लगाया गया है बिल्कुल। एक पत्थर को किसी चाल से फेंक दिया गया जो कि अब अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ठीक। देन द मैक्सिमम हाइट प्राप्त कितनी करेगा, अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ठीक। देखिए कैसे, मान लीजिए ये पत्थर है कोई, इसको किसी चाल यू से फेंका और ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ v कितना 0 और ये ऊंचाई कितनी h, यहाँ हो गई अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई, ठीक, अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई, और यहाँ चाल कितनी 10, ऐसा मामला है। ऑप्शन दे देता हूँ, कर लो। जी लगाना है नीचे की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सवाल समझ गए, अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर 10 से चल रहा है, नीचे यू से फेंका है, यहाँ तक पहुँचेगा, पूरी ऊंचाई को ऐसे मान लिया, यहाँ पूछ रहा है कितनी ऊंचाई होगी, पूरी h, सीधी बात है। चलिए ऑप्शन देता हूँ आपको, ए बी सी डी, 8, 10, 15, 20, 8, 10, 15, 20 सब मीटर में है, ठीक। बताइए अगर सीधे सीधे तुक्का मार दो तुम तो कितना होगा बताओ। तुक्का मार दो, बताओ ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, सोचो, खैर कोई बात नहीं। समीकरण पहले यहां से यहां लगाओ, अगर लगाओगे तो कितना हो जाएगा h/2, ठीक, और -2g h/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक। यानी ये समीकरण लगा दिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो होता है कि नहीं होता है, ऐसे कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। ए लो, मैं पहले समीकरण लिख देता हूँ यार, कोई खास बात नहीं है। ये लो बच्चों, ये लो, ये लगता है ऊपर के लिए, ये कितनी है 10, ये कितनी है u स्क्वायर माइनस 2gh/2, ये समीकरण है, पहला समीकरण है जो
यहाँ से यहाँ तक लगा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लगा दूँ सीधा, यहाँ से यहाँ तक लगा दूँ, चलो 0 का स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2GH, ये सीधा यहाँ पे लगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, अब क्या करना है, क्या चाहिए तुम्हें h चाहिए, सिर्फ h। तो क्या करें, घटा दें इसको, u हट जाएगा इसमें से, घटा देते हैं लो, माइनस माइनस प्लस, ये गया u, ये हो गया 100, और ये 2GH में से GH घट गया तो कितना बच गया, GH। ठीक, तो h कितना आ गया, 10 मीटर, ये लो 10 मीटर आ गया h, उत्तर होगा सीधा। अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, 10 मीटर होगी। ठीक, यानी आप देख रहे हैं कि गति के समीकरणों को 2 बार लगाने से काम हो जाता है। गति के समीकरणों को 2 बार लगाने से ज़्यादातर सवाल हो रहे हैं। ये आपको पकड़ना है, इस चीज़ को समझना है कि गति का समीकरण सभी सवालों में 2 बार लग रहे हैं। ठीक, ओके, 2001 का सवाल हो चुका, चलते हैं 2003 के सवाल में। 2003 का सवाल है सरल रेखा में गति में। देखिए, इसका मतलब अब ये हो गया कि सवाल अब समतल में गति, यानी सरल रेखा में गति के सवाल कट रहे हैं, जबकि पहले इसी में से 3-3 सवाल आ रहे थे। अब मामला टेढ़ा होने लगा, यानी अब सवाल बनेंगे प्रक्षेप्य गति पर, वृत्तीय गति पर, आपेक्षिक गति पर, यानी अब गति को 2 भागों में बांटा जा रहा है। देखिए, पहले 4-4 सवाल आ रहे थे, 3-3 सवाल आ रहे थे सरल रेखा में गति पर से ही, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 1 साल छोड़ के सवाल आना शुरू हो गया। यानी 2000 से ये परंपरा शुरू हो गई कि 1 सवाल किस में से आ रहा है, सरल रेखा में गति में से, और 1 सवाल कहाँ पहुँचेगा जब हम पढ़ेंगे, समतल में गति पे, आपेक्षिक गति, बरसात में छाता कहाँ रखें, प्रक्षेप्य गति, वृत्तीय गति, अब इस पे पहुँचेगा सवाल। ठीक, खैर चलते हैं 2003 में। देखो क्या आया, एक गेंद को सीधा ऊपर की तरफ फेंक दिया गया जिसकी चाल थी u। कहता है लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने चला जाते समय। तो बड़ा लॉजिक सा सवाल है, लॉजिक लगना शुरू हो गया है, लॉजिक लगना शुरू हो गया। ऑप्शन लिखता हूँ पहले, A B C D, ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, u प्लस GT T, ut हाफ GT स्क्वायर। ठीक, लास्ट T सेकंड में, अंतिम T सेकंड में जाते समय जब ऊपर जा रही थी कितनी दूरी तय करेगी, कुल मिलाकर बात यह है। अब मान लीजिए कोई गेंद जो है, आप करेंगे इसको, आप करेंगे वीडियो को रोक के, मान लीजिए किसी चीज़ को U से फेंका नीचे से, ठीक, और ये यहाँ तक जा सकती है। यहाँ कितना बना दिया मैंने, V 0 बना दिया। ठीक, जाते हुए मान लीजिए यहाँ पर है, ये रास्ते में यहाँ पर है ऐसे, और ये जो समय है ये T अंतिम समय है, यानी T बाद वाले सेकंड है, T सेकंड। ठीक, तो ये जो दूरी है ये वाली, ये विस्थापन जो है वो इसे मांग रहा है। ठीक, नहीं ऊपर जा रही है, जाते समय बिल्कुल ऊपर जब पहुंची, वहां पर जो अंतिम T सेकंड हैं उनमें मांग रहा है वो कितना होगा। अगर लॉजिकली देखा जाए
तो जितना टी सेकंड में ये जाएगी उतना आएगी भी, क्योंकि जिस प्रकार समय जाते समय समय पर निर्भरता होती है, आप जानते हैं, वैसे आते समय भी होती है। तो जितना ये ऊपर जाएगी टी समय में, उतना ये नीचे भी आ जाएगी टी समय में। तो यहाँ पर कितनी चाल है, 0। यहाँ पर टी समय में कितना चलेगी, तो h कितना हो जाएगा, हाफ GT²। लेकिन ये हमने जाते समय नहीं देखा, आते समय देखा। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई समय लगाएं और यहाँ से लेकर यहाँ तक के समीकरण लगाएं तो हम फंस जाएंगे, इसमें उलझ जाएंगे। लॉजिक क्या है कि अंतिम टी समय जो ऊपर जाने का है वही टी समय में नीचे आने का भी विस्थापन है। अंतिम टी सेकंड में जितना ऊपर जाएगा उतना ही टी सेकंड में नीचे भी आएगा। और जब नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या वेग है, 0 है, तो नीचे किससे आएगा, हाफ GT² से। तो ऊपर से नीचे आने में टी सेकंड में हाफ GT² होगा, वही नीचे से ऊपर जाने में भी होगा। तो यहाँ से सवाल को बदल के पूछ लिया कि भाई किसी चाल से u को देने की आवश्यकता नहीं है, ये जो u है इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कन्फ्यूज़ हो रहा है, मामला कन्फ्यूज़ किया जा रहा है सवाल के अंदर। नीचे से किसी वस्तु को ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर जाते समय अंतिम टी सेकंड में कितनी ऊंचाई तय करेगा। तो कहते हैं जितनी ऊंचाई सबसे ऊपर के बिंदु से टी सेकंड नीचे गिरने में करेगा उतनी ही करेगा, क्योंकि जाना और आना एक जैसा है। तो कुल मिला के लॉजिक, सवाल में लॉजिक है, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि सवाल बढ़ने शुरू हो गए हैं और सवालों में लॉजिक शुरू हो गया है। – 2003 में ही यहां पर एक सवाल और आ गया, देखिए। एक व्यक्ति के हाथ में गेंद है जो एक ही चाल से गेंद बार बार ऊपर फेंकता है। समय अंतराल है 2 गेंद के बीच का 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद गेंद ऊपर छोड़ देता है, गेंद फेंकी, 2 सेकंड बाद गेंद ऊपर फेंक रहा है, ठीक। कहता है उस स्पीड कितनी होनी चाहिए जिससे वो फेंके ताकि 2 से अधिक गेंद आकाश में रहे, 2 से अधिक गेंद आकाश में रहें। तो कुल मिलाकर मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, पहले तो आप ऑप्शन में हल करना, क्योंकि आप समझ गए हैं। जी का मान इसमें लगाना है आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह के सवाल आपने अक्सर देखे होंगे ऐसे। इस लेस देन 19.6 यानी 19.6 से कम जिस चाल से फेंकी गई ये वो चाल है, ठीक। केवल 19.6 मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड। सी में 19.6 मीटर प्रति सेकंड से अधिक और कम से कम 9.8, कम से कम 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ये सब ऑप्शन है। हर 2 सेकंड के बाद गेंद फेंकता है और 2 से अधिक गेंद हवा में होनी चाहिए, ठीक। तो कितनी चाल से गेंद फेंके इनमें से ऊपर की तरफ, ठीक, ताकि ऐसा हो सके। अब देखिए क्या करते हैं। मान लीजिए ये हाथ है, हाथ का तल, ठीक। तो हाथ का तल है तो हाथ के तल से गेंद ऊपर होनी चाहिए। तो कुल मिला के गेंद यहाँ है पहली, 2 सेकंड के बाद एक और गेंद है, ठीक। 3 सेकंड के बाद एक और गेंद है। अब अगर ये गेंद अपने अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर है तो ये n नंबर की गेंद है। क्या नंबर है इस गेंद का? n नंबर। 1 गेंद, 2 गेंद, 3 गेंद, 4 गेंद, 5 गेंद, n नंबर की गेंद है ये, ठीक। जब ये अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर है और ये गेंद हाथ से चली है ऊपर को, क्योंकि ये गेंद हाथ को छोड़ चुकी है, हाथ में और इस गेंद में एक बहुत थोड़ी सी दूरी मैंने मान रखी है, ना के बराबर। मतलब यहाँ से हाथ है
बस ऊपर जा रही है। ये गेंद अधिकतम ऊंचाई पर है, तो जानते हैं अधिकतम ऊंचाई वाली गेंद की चाल 0 है। तो ये गेंद लौटना शुरू कर देगी नीचे की तरफ। ठीक, ये गेंद लौटेगी ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे, ऐसी स्थिति वापस बन जाएगी। ठीक, यानी एक गेंद जा रही है, एक गेंद आ रही है, बिल्कुल सेम। समय अंतराल 2 सेकंड है, उसको क्या माने, समय अंतराल कितना है इनके बीच में, इसे मान लेता हूं मैं t0। तो यहां तक का समय हो जाएगा n t0। तो अधिकतम ऊंचाई तक गेंद को जाने में कितना समय लगा, n t0। ठीक, कितनी गेंद है रास्ते में, 1 2 3 n। इधर कितनी है, इधर भी समय लगेगा आने को गेंद में, कितना, n t0। तो यहाँ का समय कितना हो गया, कुल समय कितना हो गया, ये हो गया 2n t0। ठीक, और हवा में गेंद कितनी हो गई, हवा में गेंद जो है वो कितनी हो गई, वो हो गई 2n। ये कहता है कि 2 गेंद होनी चाहिए, तो n का मान हो गया 2 1। हवा में गेंद कितनी है, 2n। n जा रही हैं, n आ रही हैं, और हाथ से थोड़ा सा ऊपर है, हाथ पे नहीं है, छोड़ते ही, तो n का मान 1 हो गया। ठीक, कुल समय 2n t0 हो गया। ठीक, कितनी मैं चाल दूं ऊपर तक, यहां से कितनी चाल दूं मैं कि ऊपर तक यहां ये स्थिति बन जाए, तो कितना है n t0। t0 कितना है, 2 सेकंड। कुल मिला के कुल समय 2n t0 कितना बन रहा है, 2n का मान 1 और ये 2, कुल मिला के 4 सेकंड का समय बन रहा है। आने और जाने का समय 4 सेकंड बन रहा है, ये रहा कुल समय। तो यानी 2 सेकंड तक गेंद जा रही है, 2 सेकंड तक गेंद आ रही है। ठीक, इसको मैं कितनी चाल दूं u, ताकि यहां जाके चाल 0 हो जाए, तो क्या करूं मैं अब, v = u - gt। ऐसे कितना समय है यहां तक जाने में, n t0, और अंतिम वेग क्या है, 0। तो u माइनस, अब इसको n को 1 रख दिया मैंने, t0 को 2 सेकंड रख दिया, तो 2g हो गया। तो u जो है बराबर आ गया 2g। 2g का मतलब u आ गया 19.6 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये हुआ, आप भी समझ रहे हैं आसानी से कि भाई ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो वेग है ये मेरे हाथ के तल से ऊपर है, तभी वेग जो गेंद है वो हवा में मानी जाएगी। तो इसका मतलब मुझे ये वेग जो है, यहाँ से जो मैं वेग दूंगा, हाथ से जो मैं वेग दूंगा, वो मुझे इस वेग से ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो गेंद मेरे हाथ पे आ जाएगी। अगर मैं यही वेग दे दूंगा तो एक गेंद मेरे हाथ पे आ जाएगी और हवा में गेंदों की संख्या घट जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि मुझे वेग 19.6 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऊपर हवा में गेंदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाएगी। ठीक, तो कुल मिला के ये हो गया उत्तर। अब यहाँ पर इस विधि से आप कोई भी सवाल ऐसा हल कर सकते हैं। कितने समय अंतराल पर गेंद फेंकी गई, ये रहा वो t0। ठीक, कितनी गेंद हवा में चाहते हो, ये रहा वो फॉर्मूला। यहां रख दो गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या हवा में आ जाएगी, n का मान आ जाएगा। इस n के मान को यहां लगाकर, समय अंतराल को लगाकर आने और जाने का समय निकाल लो। आने और जाने के समय को आधा कर दो, n t0 इस समीकरण में लगा दो। यहां से u का मान आएगा, उस u से अधिक चाल से गेंद ऊपर को फेंक दो, तो उतनी गेंदें हवा में आ जाएंगी। ये पूरा मेथड है, पूरी विधि है, कोई भी सवाल बने इसके ऊपर। ठीक, तो ये हो गया 2003 का सवाल, जो कि लॉजिकल सवाल था। यानी हम समझ रहे हैं कि सवाल जो है वो लॉजिकल आने शुरू हो गए हैं, सवालों में लॉजिक है अब।
क्वेश्चन नंबर 22 में ये सवाल है 2005 का। 2005 का सवाल है, ध्यान रहे। यहाँ पे 2004 का सवाल नहीं है, इसका मतलब समतल में गति पर सवाल है। वो सवाल चला गया समतल में गति, प्रक्षेप्य गति, वृत्तीय गति, इन सब पे पहुँच गया। यहाँ पे नहीं आ रहा है, अब सीधा 2005 का सवाल है। और ये सवाल भी लॉजिकल है, यानी कि अब मेडिकल एग्जाम का लेवल हाई हो रहा है। देखिए आप समझ रहे हैं कि सीधे सीधे सवाल नहीं आ रहे। 2005 तक पहुँचते पहुँचते लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ये कहना विस्थापन x समय के पदों में हम देते हैं, जहाँ पर कुछ नियत हैं ए बी अल्फा बीटा। वेलोसिटी के बारे में जानकारी बताइए। मैं आपको पहले विस्थापन देता हूँ समय पे। x जो है ये है a e की पावर माइनस टी प्लस e की पावर अल्फा टी माइनस अल्फा टी, और b e की पावर बीटा टी। ये विस्थापन की जानकारी है समय के पदों में, जहाँ पर a अल्फा बीटा b ये सब कांस्टेंट हैं, ठीक। और ये पॉजिटिव कांस्टेंट हैं, ध्यान रहे, सवाल के अंदर गड़बड़ ना हो। a अल्फा b बीटा ये सब जो है धनात्मक हैं, धनात्मक नियतांक हैं। ये स्थिति के बारे में जानकारी है। कह रहा वेग के बारे में जानकारी बताइए। ए बी सी डी, वेग के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। वेग कैसा होगा ये पूछ रहे हैं। क्या क्या है, उत्तर देते हैं। समय के साथ घटता है, समय के साथ घटता है। पहला सवाल जरा चेक करिए, ऐसा हो रहा है क्या, इसका वेग समय के साथ घट रहा है क्या। बी अल्फा और बीटा से स्वतंत्र है, अल्फा और बीटा से स्वतंत्र है, स्वतंत्र यानी वेग में अल्फा बीटा नहीं है। अल्फा बराबर बीटा पर शून्य है, अल्फा बराबर बीटा पर शून्य है। समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ बढ़ता है। तो आपको ये सवाल मुश्किल सा लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, यार क्या करें, कैसे पता करें, ठीक। देखिए वेग की जानकारी कई बार सिर्फ वेग के समीकरण से मिल जाती है। जैसे मान लो वेग है 5 + 2t बढ़ रहा है, तो ठीक, वेग 5 - 2t तो घट रहा है जी, वेग 5 ये तो कांस्टेंट है जी। तो ये कई बार जानकारी मिल जाती है, समीकरण से देखने पर सीधे मालूम पड़ जाता है। लेकिन ऐसे मामले में जब वेग का समीकरण बनाने के बाद भी पता नहीं चल पा रहा हो कि बढ़ रहा है घट रहा है, और हमें लग रहा हो कि यार हमारा समय बहुत खर्च होगा इसमें, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ वेग का समीकरण नहीं बनाते, हम बना देते हैं वेग और त्वरण दोनों का समीकरण। अगर त्वरण हमेशा धनात्मक है, अगर त्वरण हमेशा धनात्मक है तो वेग हमेशा बढ़ता रहेगा, ठीक, ये बात पक्की हो जाती है। और अगर कहीं पे त्वरण ऋणात्मक हो रहा है तो मतलब वेग घटेगा भी फिर, ठीक। तो कुल मिला के वेग की जानकारी त्वरण बता देता है, या तो वेग बता देगा, वेग की निर्भरता बता देगी समय पे, नहीं तो त्वरण बता देगा पक्का। तो क्या करें, इसका वेग लिख देते हैं पहले। कितना वेग बन रहा है जरा अवकलन करो, अवकलन कर देते हैं dx/dt। वेग कितना हो रहा है देखो, -a अल्फा e की पावर -अल्फा t प्लस b बीटा e की पावर बीटा t। ये अवकलन है, e की पावर जो होती है इसका अवकलन वही रहता है, बस ये जो गुणांक होते हैं पहले आ जाते हैं। अब त्वरण करते हैं dv/dt, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस a अल्फा स्क्वायर e की पावर -अल्फा t प्लस b बीटा स्क्वायर e की पावर बीटा t। देखिए जो त्वरण है ये समय के साथ घट नहीं सकता, माइनस में नहीं जा सकता, ये घट नहीं सकता, ये हमेशा धनात्मक है,
इसका मान अगर घटेगा भी तो माइनस में नहीं हो सकता, इसका मान हमेशा धनात्मक है, चाहे घटे चाहे बढ़े, क्योंकि जब तक त्वरण ऋणात्मक नहीं होगा तब तक वेग घटेगा नहीं। तो कुल मिला के ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी, ये ए देखिए ऐसे बन रहा, प्लस बी बीटा स्क्वायर ई की पावर बीटा टी। देखिए यहाँ पे कोई भी पद ऐसा नहीं है जो इस त्वरण को ऋणात्मक कर सके, क्योंकि पावर में कोई भी चीज़ हो उसकी वैल्यू माइनस में नहीं आया करती, प्लस में है वो। अल्फा बीटा सब धनात्मक हैं, ये भी धनात्मक है, यहाँ पे भी पावर में टाइम है। तो समय चूंकि पावर में है जिस पर निर्भर करता है, ई की घात में है, इसका मतलब ए का मान धनात्मक है, हमेशा धनात्मक है, उसका मान ऋणात्मक नहीं है। इसका मतलब समय के साथ वेग हमेशा बढ़ेगा, ठीक। लेकिन अगर मैं यही जानकारी वेग के समीकरण से निकालना चाहूँ, कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा, तो मैं फंस जाऊँगा। मुझे यहाँ की निर्भरता है, अल्फा कब होगा, बी से बीटा कब होगा, किस समय पे घटेगा बढ़ेगा, मुझे बहुत कुछ यहाँ करना पड़ जाएगा और मेरा समय लग जाएगा। लेकिन ये समीकरण त्वरण का मुझे तुरंत बता दे रहा है कि यार इसमें तो कहीं भी ऋणात्मक होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि समय पावर में है, पावर में लगा हुआ समय, कोई चीज़ पावर में लगी हो उसका मान माइनस में होता ही नहीं है, बाकी सब धनात्मक हैं। तो ए का मान धनात्मक है, ए का मान धनात्मक है यानी 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब वेग बढ़ता रहेगा, ठीक। तो ये इस लॉजिक पर सवाल था कि आप वेग में ही फंस जाओ, आप वेग में ही फंस जाओ और अपना समय बर्बाद कर दो। इस वेग को देखते रहो, इससे बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसका ग्राफ बनाते रहो, तो आप क्या होगा, इसमें फंस जाओगे और आपके 2-3 मिनट खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों को ले लोगे फटाफट 1 मिनट के अंदर तो इसमें साफ दिख जाएगा, इसमें तो कहीं भी धनात्मक, मतलब इसमें तो कोई ऋणात्मक वैल्यू है ही नहीं, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। जब ए हमेशा ही पॉजिटिव है, त्वरण हमेशा ही धनात्मक है, तो वेग तो घट ही नहीं सकता, इसका मतलब वेग समय के साथ बढ़ता रहेगा। तो उत्तर हो गया सीधा। तो दिस इज द लॉजिक, इस सवाल में लॉजिक ये था कि समय आपका बर्बाद किया जा सके, ठीक। चलिए